कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की? आंसर है, हमारे पास दो रीज़न है कि हम कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं। पहला रीज़न ये है कि हमको हमारी सर्किट में जितने माइक्रोफेराड का कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, दूसरी वैल्यू के कैपेसिटर हमारे पास होता है, जितना वैल्यू का मुझे चाहिए सर्किट में लगाने के लिए उतना है नहीं। दूसरे कैपेसिटर्स हैं बहुत सारे दूसरी वैल्यूज़ के, और मुझे जो लगाना है उस वैल्यू का नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ताकि हमको जो रिक्वायरमेंट है उतनी वैल्यू का कैपेसिटर बन जाए कॉम्बिनेशन से और हम अपने सर्किट में यूज़ कर लें। समझ आया? जैसे मुझे सर्किट में ज़रूरत है 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, कितना लगाना है? लेकिन मेरे पास 6 का है नहीं, 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 6 का है ही नहीं। तो चाहिए 6 का, सर्किट में 6 माइक्रोफेराड का लगना है। अब हमारे पास है नहीं, 1 माइक्रोफेराड का है, 2 का है, 3 का है और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं में से उन्हीं के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट उसको कितना बना देगा? 6 माइक्रोफेराड। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि उसका इक्विवेलेंट कितना आ जाए? 6, और हम उसको यूज़ कर लेंगे सर्किट में। तो कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए होता है और वो नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अलग वैल्यू के होते हैं, तो उसको फिर हम कंबाइन करके उस वैल्यू का बना लेते हैं जो हमको ज़रूरत है। समझ रहे हैं सिचुएशन? दूसरा सिचुएशन ये है कि जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं कैपेसिटर में, या कितना चार्ज स्टोर हुआ है। कैपेसिटर बेसिकली हम बनाते ही क्यों हैं? एनर्जी स्टोर करने के लिए और चार्ज स्टोर करने के लिए। तो जब हम पूछें कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर हुई आपके सर्किट में जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा है, तो हमको एनर्जी बताना है। हम पूछेंगे कितना चार्ज बैटरी ने भेजा है, कितना चार्ज बैटरी ने स्टोर किया है कैपेसिटर में, तो हमको चार्ज बताना है। और दोनों बताने के लिए कैपेसिटर की एक वैल्यू चाहिए हमको, कैपेसिटेंस, एक से ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये ओके, दिस इज कैपेसिटर, ये तो सिंगल कैपेसिटर है, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी का सिंबल समझ रहे हो ना? हाँ, बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, कैपेसिटर को कनेक्ट करने से यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज भेजता है, इसकी प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। यहाँ से नेगेटिव चार्ज भेजता है, ये नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है, इंसुलेटर है, एयर। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इसने Q चार्ज भेजा और वो Q चार्ज इसकी एक प्लेट में स्टोर हो गया। और जो पोटेंशियल इसका था, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, थोड़ी देर में वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका बिल्डअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो हायर पोटेंशियल से चार्जेस फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल की तरफ, फ्लो होते 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 चार्ज स्टोर होता रहता है, पोटेंशियल बिल्डअप होता रहता है। कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक उसका पोटेंशियल भी V ना हो जाए। तो थोड़ी देर में कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V हो जाता है जितना बैटरी का है, तो इसका भी पोटेंशियल V, और इसके दोनों प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, और चार्ज फ्लो होना बंद, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया है। तो इसमें भी कितना पोटेंशियल बिल्डअप हो गया? V, और इसमें चार्ज कितना स्टोर हो गया? Q। अब मैं आपसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बताओ इसमें कितना चार्ज स्टोर है? चार्ज स्टोर, और चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या है? C मल्टीप्लाइड बाई V, CV, Q इज इक्वल टू CV। दूसरी चीज, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई? जितना बैटरी ने वर्क किया होगा चार्ज स्टोर करने के लिए, जो भी वर्क किया होगा वही इसकी एनर्जी बन गई होगी। कितनी एनर्जी? एनर्जी U इज इक्वल टू वॉट? हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कैठो C आए? एक। इसमें कैठो C आया? एक। तो जब भी आप चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, चार्ज का फॉर्मूला यही है, Q इंटू V, सॉरी C इंटू V। इसमें एक ही C आता है, लेकिन अगर आपने सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ किया है, एक लगाया, दो लगाया, चार लगाया, यहाँ लगाया, ऐसा वैसा कहीं भी लगाया, तो फिर जब हम चार्ज पूछेंगे कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो आप चार्ज का फॉर्मूला तो यही यूज़ करोगे, C इंटू V। तो इसमें C की कौन सी वैल्यू रखोगे? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कैपेसिटर लगा रखे हैं। समझ रहे हैं प्रॉब्लम? तो हमको ना जब चार्ज का कैलकुलेशन करना होता है या एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है, इन दोनों में C की एक वैल्यू आती है। और अगर आपने सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगाए हैं ऐसे, ऐसे
सर्किट में अगर आपने एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगाया है, समझ रहे हैं, और कहीं भी लगाया है इधर उधर रैंडमली, तो अब हम आपसे पूछेंगे ये एक सर्किट है, ये बैटरी है, ये दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ निगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल V डेवलप हो गया होगा। तो बताओ भला इसमें टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है, Q कितना स्टोर हुआ है जो बैटरी ने भेजा है। इसने Q चार्ज भेजा है, तो जाहिर सी बात है जब Q चार्ज यहाँ से निकलेगा, ए यहाँ पे पहुँचेगा, बहुत सारे रास्ते होंगे, तो थोड़ा सा चार्ज यहाँ स्टोर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ स्टोर हो जाएगा, थोड़ा इसमें स्टोर हो जाएगा, थोड़ा इसमें स्टोर, ऐसे थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा सब में। अब टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ। Q निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, C की एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम ये तो बता देंगे कि देखो भाई इसका वोल्टेज अगर V है तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया होगा V, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल बैटरी से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो इन दोनों एंड के अक्रॉस वोल्टेज कितना V तो हमको पता रहता है, वोल्ट मीटर बता देता है, ठीक है। लेकिन Q निकालने के लिए दूसरी कौन सी चीज़ चाहिए, C कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे कि ये लोगे, कौन सा C की वैल्यू वहाँ रखें, समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम। तो अगर आपको टोटल चार्ज स्टोर निकालना है तो C की कितनी वैल्यू चाहिए, एक, और हम लगाए 12 ठो हैं, तो कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो हमको उन 12 को कंबाइन करके एक वैल्यू बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। समझ आया तरीका। इसी तरह से एनर्जी, अगर हमने आपसे पूछा कि कितनी एनर्जी स्टोरेज है आपके सर्किट में, तो आंसर है हर कैपेसिटर में थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर होगी, तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है। टोटल एनर्जी स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर। टोटल वोल्टेज तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, V तो नोन रहता है, क्या चीज़ अननोन हो गया, C। हाँ, अब यहाँ बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं, सब में थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना, C की एक वैल्यू बताओ। तो इसको आपको क्या करके बताना पड़ेगा, कंबाइन। इसकी जगह जितने सारे जो कैपेसिटर लगे हैं, इन सब की जगह एक कैपेसिटर अगर हम लगाते, सिंगल कैपेसिटर, और वो सिंगल कैपेसिटर उतनी ही एनर्जी स्टोर करता जो ये सब मिल के कर रहे थे, तो उस कैपेसिटर को हम बोलेंगे वो कौन सा कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट है जो इसी के बराबर चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर, जो ये सब मिल के कर रहे थे, Q चार्ज। समझ आ रहा है, ये सब मिल करके जितना चार्ज स्टोर करें अपने अंदर, ये सब मिल करके जितनी एनर्जी स्टोर करें अपने अंदर, उतना ही ये अकेला अगर मैं लगाता इस सर्किट में इस बैटरी के साथ, तो ये अकेला कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर करता जितना ये सब मिल के कर रहे थे, ठीक है। ये अकेला कैपेसिटर उतना ही एनर्जी स्टोर करता जितना ये सब मिल करके कर रहे थे, तो इसमें उतनी एनर्जी आ जाती, तब जाके ये एक कैपेसिटर क्या कहलाता, इन सब का इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है, इनकी भरपाई करता। तो हमको एक कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, इसकी एक कैपेसिटेंस C, और इसका तो C1 C2 C3 C4 है, तो हमको ज़रूरत है इनका कॉम्बिनेशन बनाने का, ताकि मैं इन सब को मिला करके एक कैपेसिटेंस आपको बता सकूं, क्योंकि इस कैलकुलेशंस में C की एक ही वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते हम। समझ आया प्रॉब्लम। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। पहला रीज़न क्या, कि सर्किट में हमको जिस क्वांटिटी का, जिस वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है वो हमारे पास नहीं होता, दूसरी वैल्यूज़ की होती है, तो फिर हम कॉम्बिनेशन बना के अपने रिक्वायरमेंट वाली वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, जब भी एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है या चार्ज स्टोर का कैलकुलेशन करना होता है, उसमें C की एक ही वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास अगर सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगा है, तो आप कौन से C की वैल्यू रख के चार्ज निकालोगे, तो हमको सिर्फ एक कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, इसलिए इनको मिला करके कंबाइन करके हम एक कैपेसिटेंस की वैल्यू बनाते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आ रहा है समझ में, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। समझ गए रीज़न कि नहीं समझे। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। कितनी तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आंसर है दो तरह से। एक कॉम्बिनेशन है सीरीज़ और दूसरा है पैरेलल, ये आप जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, एक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट बोलिए। ये रीज़न समझ में आ गया कि क्यों करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों कारण समझ गए। ओके, अब चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो पहली हेडिंग दीजिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहली तरह का कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए कैपेसिटर इसमें हम लोग लगाते हैं इस तरह से। देखिए ये है पहला कैपेसिटर, इसके साथ हमने दूसरा कैपेसिटर ऐसे जोड़ा, इसके साथ हम तीसरा कैपेसिटर ऐसे जोड़ते हैं और ऐसे जोड़ते चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा और इसका कैपेसिटेंस C3 होगा, और ऐसे लगाते जाएंगे एक लाइन से, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कनेक्शन बनता है इस तरह से जोड़ने का, ये वाला कनेक्शन कहलाता है सीरीज़।
इसको सीरीज़ क्यों बोलते हैं और इसमें खासियत क्या है इस डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन में खासियत ये है कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक आपको जाना है तो बीच में जितने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जितने एलिमेंट आ रहे हैं, हर एक को क्रॉस करके जाना है। आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में सब फंसेंगे। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उस रास्ते में जितनी चीज़ें आपको मिलेंगी, जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, उन सबको किस में मानेंगे हम, सीरीज़ में। समझ आया? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाइए, बीच में जितने ऑब्स्टेकल आ गए, जितने एलिमेंट आपको मिल गए, वो सब के सब किस में कहलाएंगे, सीरीज़ में। सारे एलिमेंट सीरीज़ में हैं। तो आप ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी जाइए तो आपको इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। रास्ते में तीनों आएंगे, इसलिए तीनों क्या कहलाएंगे, सीरीज़ में कहलाएंगे। समझ आया? अगर ये ऐसा होता, ये और एक रास्ता ये है, ये ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो भाई ये दो रास्ते हैं, ये है एक पॉइंट ए और ये है दूसरा पॉइंट बी, ए से बी जाइए, तो आपके पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं? ए से बी आप ऐसे जा सकते हो तो सिर्फ ये फंसा रास्ते में, तो यही बस सीरीज़ है अकेला। ए से बी जब आप ऐसे जाओगे तो ये बस फंसेगा रास्ते में, ये नहीं आ रहा, इसलिए ये इसके साथ सीरीज़ में नहीं है। जब मैं इधर से जाता हूँ तो ये आता है लेकिन ये नहीं फंसता इस रास्ते में, इसलिए ये वाला इसके साथ सीरीज़ में नहीं है। समझ आ रहा है? तो ए से बी हम पहुँच जाएंगे, या तो ये फंसेगा रास्ते में या ये फंसेगा, दोनों कैसे, पैरेलल। तो ये वाला कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। समझ आया? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी है इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जब भी कॉम्बिनेशन की बात होगी सीरीज़ की या पैरेलल की, ठीक है, हमेशा कॉम्बिनेशन दो पॉइंट के बीच में देखा जाता है। किसके बीच में? हाँ, अगर मैं आपको 10 कैपेसिटर इधर उधर बना के दिखा दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, तो आपका काउंटर क्वेश्चन तुरंत होना चाहिए, बिटवीन विच टू पॉइंट्स, किस दो पॉइंट के बीच में पूछ रहे हो। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक आप बता ही नहीं सकते कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में। जैसे मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया ए और बी, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर लगे हैं वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में, तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलल में। लेकिन मैं बोलूँ कि देखो भाई ये बी नहीं है, पॉइंट में चेंज कर रहा हूँ पॉइंट का लोकेशन, ये रहा ए फॉर एप्पल, ये रहा बी फॉर बॉल, बताइए ए से बी जाना है, कौन कौन रास्ते में आ रहे हैं, ये गए, ये आया, फिर गए, ये भी रास्ते में आया और आप बी पहुँच गए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते समय दोनों रास्ते में आ गए कि नहीं, एक रास्ते में, तो दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो देखिए पॉइंट का लोकेशन बदला तो ये कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज़ में। और अगर मैं ये पॉइंट ऐसे कर देता ये, तो अब दोनों किस में हो जाते, पैरेलल में। तो देखिए कैपेसिटर वही के वही हैं, मैं खाली पॉइंट का लोकेशन चेंज कर दे रहा हूँ, उससे ये दोनों किस में चेंज हो जा रहे हैं, कभी सीरीज़ में कभी पैरेलल में। तो आप कभी भी नहीं बता सकते, मैं आपको ग्रुप ऑफ कैपेसिटर बता दूं, बहुत सारे दिखाऊं, और आपसे पूछूं सीरीज़ में है कि पैरेलल में, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, पहले क्या बताओ, किस दो पॉइंट के बीच में पूछ रहे हो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम आपको पॉइंट दिखाएंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच बताइए सीरीज़ है या पैरेलल, तब आप बताएंगे कि सीरीज़ है या पैरेलल। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। याद रहेगा, पक्का? ओके, यहाँ पर हम दो पॉइंट आपको बता रहे हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच जितने कैपेसिटर हैं वो किस कनेक्शन में है, सीरीज़ में है। क्योंकि एक को अगर ए से बी जाना है तो इसको भी क्रॉस करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, रास्ते में तीनों आएंगे, इसलिए ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज़। तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए शर्त क्या बन गई कि गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन हैज़ टू क्रॉस एवरी एलिमेंट इन द पाथ, हर एलिमेंट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वन हैज टू क्रॉस each and every element, हाँ, each and every element। समझ में आ रहा है सिचुएशन? तब हम क्या बोलेंगे, ये किस में है, सीरीज में है। जब ए से बी यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना हो और एक आदमी को हर एलिमेंट क्रॉस करके जाना हो, तो जितनी चीज़ें आप क्रॉस करके जाएंगे वो किस में मानी जाएंगी, सीरीज में मानी जाएंगी। हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, ये एक कैपेसिटर है, इसका ये है पहला प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट
दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है, ये इसका दूसरा प्लेट है और ये दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट है। तो हर कैपेसिटर को देखिए, एक कैपेसिटर अपने नेक्स्ट कैपेसिटर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, पहले का दूसरा प्लेट अगले के पहले प्लेट के साथ जुड़ा है, फिर इसका दूसरा प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये है ना सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, इसका सेकंड प्लेट नेक्स्ट के फर्स्ट प्लेट के साथ जुड़ा है, फिर इसका सेकंड प्लेट नेक्स्ट के फर्स्ट के साथ जुड़ेगा। तो ये भी एक निशानी हो गई, समझ आ रहा है? इसको भी नोट कर लीजिए और करके। सेकंड प्लेट ऑफ each capacitor is connected with first plate of next capacitor. This is in series. इसी को क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। और इसको सिंपल याद रखिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, बीच में जिसको जिसको क्रॉस करोगे वो सब सीरीज में मानी जाएंगी, रास्ते में जो जो आएगा वो सीरीज में होगा। याद रहेगा? ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। इस बैटरी ने यहाँ से चार्ज फ्लो करवाया, क्यू चार्जेस यहाँ से निकले, ये क्यू चार्जेस यहाँ आए, ये उसको पहली प्लेट मिली पहले कैपेसिटर की, तो यहाँ पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। कितना चार्ज स्टोर हुआ जी? जितना यहाँ से निकला है। कितना निकला? Q। तो यहाँ कितना चार्ज स्टोर हो गया? Q। ठीक, ये समझ आया? यहाँ कितना चार्ज स्टोर हो गया? Q चार्ज स्टोर हो गया। ये किसने भेजा है? बैटरी ने भेजा है। समझ आया? ओके। ड्यू टू इंडक्शन, जब इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आते हैं, आगे तो जाते नहीं क्योंकि आगे इंसुलेटर है, एयर। इंडक्शन की वजह से ये इसमें से कौन से चार्जेस खींच लेगा? पॉजिटिव यहाँ आया है तो इसमें से कौन से खींच लेगा? हाँ, अब देखिए ये वाला सेट, देखिए ये वाला प्लेट, ये वायर, ये दूसरा प्लेट, ये एक ही सिस्टम है कि अलग अलग बॉडी है? ये सिंगल सिस्टम है। ये H दिख रहा है बड़ा सा, ये एक ही सिस्टम है कि अलग अलग है? ये प्लेट है, ये वायर है, ये भी प्लेट है। दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। एक ही सिस्टम हो गया ना। तो इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है जी? 0। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पूरे कंडक्टर में से पॉजिटिव किसको खींच लेगा? तो यहाँ अगर प्लस Q है तो ये कितने माइनस को खींच लेगा? हाँ, माइनस Q को यहाँ खींच लेगा। और कितने प्लस को रिपल करेगा? सेम। अगर Q प्लस यहाँ पर है तो ये Q माइनस को यहाँ खींचेगा और रिपल भी कितने को करेगा? प्लस Q को। तो वो प्लस Q रिपल होके यहाँ पे आ गए ये, ठीक। तो इसमें कितना आ गया? प्लस Q। समझ रहे हैं? हाँ, अब ये प्लस Q जब इसमें आएगा, सो दिस इज अगेन वन सिस्टम और इसका नेट चार्ज कितना? 0। तो ये इंडक्शन से कौन से चार्जेस खींच लेगा? इसके नेगेटिव। और रिपल किसको करेगा? पॉजिटिव। पूरे यहाँ आ जाएंगे रिपल्शन के बाद, ठीक। इसमें कितना बिल्डअप हो गया? माइनस Q। यहाँ कितना आ गया? प्लस Q। जब इसमें प्लस Q आएगा तो ये अपने सामने इंडक्शन से किसको खींच लेगा? तो इसमें नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, कितने? माइनस Q। और रिपल कितने करेगा ये? प्लस Q। वो प्लस चार्जेस रिपल हो करके ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। वो आना ही चाहते थे नेगेटिव टर्मिनल में। समझ आ रहा है? तो देखिए बैटरी ने कितना फ्लो करवाया? प्लस Q। और इधर से कितना आ गया वापस? प्लस Q। तो प्लस Q इसने फ्लो करवाया, प्लस Q यहाँ पे आ गया। तो बैटरी क्या करता है? चार्जेस को ऐसे फ्लो करवाता है सर्किट में। प्लस Q यहाँ से दिया, प्लस Q यहाँ से खींच लिया, फिर एनर्जी दे के दिया, फिर खींच लिया, फिर एनर्जी दे के दिया, फिर खींच लिया। तो प्लस Q चार्ज को फ्लो करवाने में बैटरी जितना वर्क करता है वही वर्क इस कैपेसिटर में एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। बोलिए, ये समझ गए या नहीं समझे? तो बैटरी जितना वर्क करेगा चार्ज को फ्लो करवाने में, वही वर्क क्या बन के स्टोर होता है? एनर्जी बन के, जिसको आप लोग हाफ CV² करके याद रखते हो गया जी? ये स्टोरी समझ में आई आपको? आया या नहीं आया? आया, पक्का? हाँ, अब यहाँ पे देखिए, बताइए इस पूरे कनेक्शन में, पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना स्टोर है? पूरा टोटल कॉम्बिनेशन देखो और इसमें टोटल चार्ज कितना स्टोर है? कितना? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट होके बोलिए। प्लस Q। क्यों?
हाँ, बैटरी ने जितना भेजा वही स्टोर होगा। बैटरी ने कितना भेजा प्लस क्यू। अब यहाँ कितना कितना बना वो उसका इंटरनल मामला है, उससे हमको लेना देना नहीं है। कभी भी कैपेसिटर में टोटल चार्ज उसके दोनों प्लेट को देख के नहीं बोलना है, नहीं तो आप बोलोगे दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, जीरो, ऐसा नहीं बोलना ना। ये किसकी वजह से आता है? इंडक्शन, वो हमने नहीं किया है। अब देखिए, बिफोर इंडक्शन इस प्लेट का नेट चार्ज कितना था? जीरो। आफ्टर इंडक्शन इसका नेट चार्ज कितना है? जीरो। खाली प्लस माइनस पोलराइज तो हो गए हैं बस, एक तरह के चार्ज इधर आ गए हैं, दूसरी तरह के उधर आ गए हैं, नेट चार्ज अभी भी जीरो है। क्या इसमें कोई चार्ज एक्स्ट्रा दिया हमने? क्या कुछ निकाला? नहीं, खाली जो चार्ज थे वही तो बाइफरकेट हो गए अलग अलग, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो हमने जो चार्ज दिया है वो कहाँ है? यहाँ, बस इसमें। तो इसमें जितना चार्ज, एक प्लेट में जो चार्ज स्टोर होता है बस वही चार्ज बैटरी देती है और वही चार्ज स्टोर माना जाता है। आया समझिए? ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हर कैपेसिटर में इसमें चार्जेस कितने कितने दिख रहे हैं? क्यू क्यू क्यू, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिख रहा है। कौन सा कनेक्शन है ये? सीरीज। तो सीरीज में चार्ज कैसा रहता है थ्रू आउट द कैपेसिटर? सेम। हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसा रहता है? सेम रहता है। यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लिखिए, इन सीरीज नंबर 1, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, या सेम लिखो खाली। चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। कितना? क्यू, ठीक है? हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना रहेगा? क्यू रहेगा, सेम चार्ज, ये याद रखिएगा ना, सेम चार्ज, ये चार्ज इज सेम, ठीक है? ओके। इस पूरे कनेक्शन का ये वाला टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल बी बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो बैटरी का जितना पोटेंशियल डेवलप होगा वही पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। कितना? V। अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो इन दोनों एंड के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया? V। V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन होने यूनिट चार्ज होता है कि नहीं? याद है ना? तो बैटरी जो वर्क करती है वही वर्क दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको पोटेंशियल बन के दिखता है। बैटरी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करती है, वर्क डन होने यूनिट चार्ज, वही वर्क क्या बन जाता है? इसका पोटेंशियल बन जाता है। समझ आया? अब सपोज करो बैटरी ने 100 जूल का वर्क किया क्यू चार्ज स्टोर कराने के लिए। कितना वर्क किया? 100 जूल का वर्क किया, तो वो 100 जूल का वर्क क्या बन गया? पोटेंशियल। वर्क डन होने यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है ना। पोटेंशियल क्या चीज़ है? वर्क है। बैटरी ने वर्क किया 100 जूल टोटल चार्ज क्यू स्टोर कराने के लिए। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी स्टोर हुआ? 100, क्योंकि ये कितना वर्क की है? 100, तो यहाँ भी कितना? 100। तो यहाँ से यहाँ दोनों टर्मिनल के बीच वर्क कितना हुआ है? 100। तो अब आप टोटल वर्क 100 हम बोल रहे हैं, तो यहाँ का वर्क, यहाँ का वर्क, यहाँ का वर्क, थोड़ा थोड़ा वर्क होगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये 20 जूल होगा, ये 30 जूल होगा, ये 50 जूल होगा, टोटल कितना हो गया? 100। या ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 30 होगा, 100। आ रहा है सिचुएशन समझ कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ टोटल वर्क कितना? 100। तो यही वर्क यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया होगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया होगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया होगा। वर्क डन क्या चीज़ है? वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया होगा V1, यहाँ का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया होगा V2, यहाँ का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया होगा V3। और जब हम तीनों वोल्टेज को जोड़ेंगे, तीनों वर्क को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क V के बराबर। ये समझ में आया सिचुएशन कि नहीं आया? आ रहा है पक्का? ये कैसे निकलता है जी? वर्क और इसका क्या रिलेशन है? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, Q मल्टीप्लाइड बाय V इज वर्क डन। सो Q मल्टीप्लाइड बाय V1 इज वर्क डन ऑन दिस कैपेसिटर, Q मल्टीप्लाइड बाय V2 इज वर्क डन ऑन दिस कैपेसिटर, Q मल्टीप्लाइड बाय V3 इज वर्क डन ऑन दिस कैपेसिटर। आ रहा है? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज W अपॉन Q इज क्या? V। तो Q उधर भेज दो, Q इंटू V इज वर्क डन। आ रहा है समझ? अच्छा, ये वर्क यहाँ पे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? आंसर है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस अगर कम ज़्यादा है तो वर्क भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन टोटल वर्क कितना होगा? इसके बराबर, जितना उसने टोटल चार्ज स्टोर करने में खर्च किया है। समझ आई ये सिचुएशन? आया कि नहीं? अच्छा, इस थ्योरी से मैंने क्या बताया आपको? क्या चीज़ डिवाइड हो गया हर कैपेसिटर के अक्रॉस? वोल्टेज, पोटेंशियल।
तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड। नोट कीजिए दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड across each capacitor। हाँ, कितना हो जाएगा जी? बोलिए। V1 प्लस V2 प्लस V3 और ये सब मिला के कितना होगा? टोटल V के बराबर। तो V डिवाइड होता है, याद रखिएगा ना। पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन सीरीज। क्या चीज़ सेम रहती है सीरीज में? चार्ज। क्या चीज़ डिवाइड होता है सीरीज में? पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्यों पोटेंशियल डिवाइड हुआ है बताइए? पोटेंशियल किसकी वजह से डिवाइड हुआ? पोटेंशियल क्या है? वर्क। तो वर्क क्यों कम ज़्यादा हुआ? कि यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ वर्क कम, वहाँ ज़्यादा, वहाँ कम, वहाँ ज़्यादा। क्यों? किसकी वजह से? किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस पर। समझ रहे हैं? हाँ, ये देखिए, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं समझे? पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैसे? देखिए, ये वाला V1 क्यों हुआ है? इसकी वजह से। V का फॉर्मूला ये होता है ना, Q/C। ये वाला V2 किसकी वजह से है? हाँ, ये वाला V3 किसकी वजह से है? इसकी वजह से। ये समझ आया? तो कहीं पर पोटेंशियल कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। Q तो हर जगह सेम है। देखो, Q हर कैपेसिटर में कैसा है? सेम। तो फिर V1, V2, V3 किसकी वजह से चेंज हो रहा है? C की वजह से। तो जिसका C बड़ा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? छोटा। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिसका ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, हर बार देगा कैपेसिटर की वैल्यू। समझ रहे हैं? तो जो कैपेसिटेंस बड़ा दिखेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा? छोटा। समझ आई बात? वहाँ वर्क कम करना पड़ता है। जहाँ कैपेसिटी ज़्यादा होती है वहाँ वर्क थोड़ा सा करना पड़ता है। समझ आए? तो उसका पोटेंशियल थोड़ा सा होता है। ऐसे समझो, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ चार्ज स्टोर करेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या दिखाता है? हाइट, है ना? और जिसकी कैपेसिटी छोटी होगी वहाँ पे थोड़ा सा भी चार्ज स्टोर होगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेवल ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? C पर। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियल कम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिख लो नोट करके, लार्जर कैपेसिटेंस हैज लोअर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, याद रहेगा। एंड वाइस वर्सा, लार्जर कैपेसिटेंस हैज लोअर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉलर कैपेसिटेंस हैज लार्जर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है समझ में? जिसका C छोटा होगा उसका V बड़ा होगा, जिसका C बड़ा होगा उसका V छोटा होगा। तो कैपेसिटेंस दिया रहता है, उसको देख के ही आप जान जाओगे कि यहाँ का V बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। याद रहेगा ये? ओके, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर, वो कितना होगा। तो हम जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि यहाँ मैंने 3 लगाया है और तीनों मिला करके जितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं, जितना चार्ज स्टोर करते हैं, अगर मैं इन तीनों की जगह 1 लगाता और वो उतनी ही एनर्जी स्टोर करता जो ये तीनों मिल के कर रहे थे, वो अकेला उतना ही चार्ज स्टोर करता जो ये तीनों मिल करके कर रहे थे, तो वो क्या कहलाता? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो कितना होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये ऐसे दिखा रहे हैं इसको। एक सिंगल कैपेसिटर लगा देते हैं, ये बैटरी ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ से Q चार्जेस गए तो इसमें कितने चार्ज स्टोर हो गया? Q, जो इस पूरे में मिला करके स्टोर हो रहा था Q हर जगह, ठीक है। इसमें इन तीनों में मिला करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बिल्डअप हो रहा था?
V, इसका V1 V2 V3 मिला के कितना हुआ V, अकेले इसका पोटेंशियल कितना बिल्डअप हो जाएगा V। ठीक है, ये तीनों मिला करके जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे थे ये अकेला उतनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 ये मिला करके इसका क्या बन गया, C इक्विवेलेंट। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मीनिंग समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट का कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। ये अकेला तीनों का काम करेगा, तीनों के बराबर। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस कितना होता है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपके कनेक्शन में जो चीज़ डिवाइड होती है, समझ रहे हैं, एक चीज़ सेम रहती है, एक चीज़ डिवाइड होती है। कौन सी चीज़ सेम है? चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ सेम है? चार्ज सेम है। कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है? वोल्टेज। जो चीज़ डिवाइड होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, V इज इक्वल टू V1 V2 V3 इनका सम, समझ आया ये? हाँ, इसको चेंज कीजिए Q और C में, यहाँ तो लिखा है मैंने, या जो चीज़ सेम रहती है उससे डिवाइड कर दीजिए। याद क्या रखना है बनाने का मेथड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका कहाँ से स्टार्ट करना है, जो डिवाइड होता है। कौन डिवाइड हो रहा है इस केस में? वोल्टेज, लिख दीजिए। फिर सेम क्या है? चार्ज। जो चीज़ सेम है उससे डिवाइड कर दीजिए। मेथड याद रहेगा। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, जो डिवाइड होती है उसको लिखिए, डिवाइड वाली चीज़। उसके बाद इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, जो सेम रहता है क्वांटिटी, सेम। तो कौन सी चीज़ सेम रहती है, कौन सी चीज़ सेम रहती है? हाँ, तो आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ओके। दूसरा तरीका ये है कि हमको एक कैपेसिटर में तीन ही क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, Q, V और C, और तीनों का रिलेशन आप जानते हैं। क्या होता है रिलेशन? C इज इक्वल टू Q बाई V। तो क्या आप इस V को C और Q में नहीं चेंज कर सकते? करोगे यही चीज़ आएगा डायरेक्ट, Q अपॉन C, Q अपॉन C, Q अपॉन C, है ना, ये डायरेक्ट हो गया। अदरवाइज याद क्या रखना है आपको, अगर नहीं बनता तो डिवाइड होने वाली चीज़ पहले लिखिए, उसके बाद जो सेम रहता है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इसको यहाँ भेजा Q अपॉन C, और जो सेम है उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C। अगले स्टेप में वो बन जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। कैसे करें? डायरेक्ट इसको Q और C में चेंज कर लें, या जो चीज़ सेम है उससे डिवाइड करवा दें। बोलिए, जो चीज़ सेम है यानी चार्ज सेम है उससे डिवाइड कर दें, या डायरेक्ट V को Q और C में चेंज कर लें, लास्ट में रिजल्ट तो वही आना है। हम लोग इसको बताइए, V1 को Q और C में चेंज कीजिए। Q तो सेम है, Q अपॉन C1 प्लस इसको C2 और इसको ये। ठीक है, हाँ। व्हाट इज V? V इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है, और जब हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाते, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो इन तीनों का काम अकेले करता, तो जो इन तीनों को मिला करके वोल्टेज डेवलप हो रहा था वो इस अकेले के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता। जो ये तीनों मिला करके चार्ज Q स्टोर कर रहे थे, ये अकेला Q स्टोर करता। तो उस समय इसका Q, इसका V और इसके C के साथ इसका क्या रिलेशन होता? V का इसके Q और C के साथ क्या रिलेशन होता? Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V का यही रिलेशन होता है ना Q और C के साथ। V इज इक्वल टू वॉट? Q अपॉन C। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज Q अपॉन C इक्विवेलेंट। यही है ना इक्विवेलेंट। आ रहा है पिक्चर समझ? अब देखो Q तो हर जगह सेम है पूरी सर्किट में, इसलिए यहाँ से Q को मैं निकाल के इस Q से कैंसिल करा सकता हूँ, कॉमन निकाल के। तो हमने इसको कैंसिल करा दिया। ये क्या बचा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इक्विवेलेंट का। ठीक है, क्या बन गया ये? हाँ, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, हो गया? ठीक। अच्छा, इसमें मैंने 3 जोड़ा है, आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 अगर कनेक्ट हुआ मिला तो 2 का हम यहीं पे एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बना के छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है C1 C2, देखिए फॉर C1 एंड C2 इन सीरीज, अगर 2 कैपेसिटर लगे हों सीरीज में C1 और C2, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एलसीएम लोगे क्या बनेगा? हाँ जी, दिस इज C1 C2, ऊपर C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 एक ही चीज़ है। उसके बाद ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं आई,
ये 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, तो इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको याद रखना है और यही मोस्ट यूज होता है, समझ गए? हाँ, दो कैपेसिटेंस का नॉर्मली क्वेश्चन देता है और यही ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर बोलिए? ठीक है? हाँ जी। अब यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। मैं आपको दो कैपेसिटर दे रहा हूँ, एक है 4 माइक्रोफेराड का, दूसरा है 4 माइक्रोफेराड का। कितने कितने का दिया? 4 का। सीरीज में जोड़िए, जुड़ गया, इमेजिन कर लिए। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो कैसे करोगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ? 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8, 16 अपॉन 8 कितना आया? करो ना जी, 2 आया। हमने कितने का दिया था आपको? 4 का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने का आया? 2 का। बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। आया समझ या नहीं आया? पक्का? अच्छा, एक मैंने दिया 6 माइक्रोफेराड का, एक मैंने दिया 4 माइक्रोफेराड का। एक कितने का है? 6 माइक्रोफेराड, दूसरा 4 माइक्रोफेराड। सीरीज में जोड़िए, इक्विवेलेंट निकालिए। देखिए 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 10, 24 अपॉन 10 2.4। मैंने कितने कितने का दिया था? 6 का और 4 का। इक्विवेलेंट कितने का आया? 2.4। कितने का आया? तो बढ़ गया कि घट गया? हाँ, तो जब भी सीरीज में कनेक्शन किया जाता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस विल ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होता है। नोट कर लीजिए, इन सीरीज कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेस। ये मिटा दूं मैं ऊपर का, इन सीरीज कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, सीरीज में कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, ये दो का फॉर्मूला याद रहेगा आपको? बोलिए। अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन आता है कि अगर हम सेम क्वांटिटी के कैपेसिटर n ठो लगा दें, n टाइम्स सेम कैपेसिटेंस के, जैसे मैंने 2 के 10 लगा दिए, 2 के 20 लगा दिए, 2 माइक्रोफेराड के कितने लगा दिए? 20। तो वो कैसे निकलेगा? तो हम उसको बेसिक फॉर्मूले से बना लेते हैं। देखिए, if n capacitors n capacitors of same value C, n number of capacitors of same capacitance C are in series, then तो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? देखिए 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। कितने बार? n टाइम्स। और इसको जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? n अपॉन सी, n मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सी, ऐसे जोड़ते हैं ना। दिस इज 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। इसको आप पलट दीजिए तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c बाई n। ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा। C क्या है? कॉमन कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस। C क्या चीज है इसमें? सेम कैपेसिटेंस। और N क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैट हो जोड़े हो। ठीक है, समझे? हाँ, अब बताइए भला कि अगर मैं 30 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दूं, सबका कैपेसिटेंस कितना है? 30। और मैंने किस में लगाया है? सीरीज में। कितने लगाए हैं? 3। 30 माइक्रोफेराड 30 माइक्रोफेराड 30 माइक्रोफेराड सीरीज में लगाया। इक्विवेलेंट कितना आया? कैसे निकाले? 30 डिवाइडेड बाय कितने लगाए? 3। 30 अपॉन 3 10। छोटा आया 30 30 30। इक्विवेलेंट कितना हो गया? जो सबसे छोटा था उससे भी छोटा, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अच्छा, 30 30 30 के मैंने 20 लगा दिए। कितने लगाए हैं? 20। बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.5। वेरी गुड, कर रहे हो इसको। ये ओरल क्वेश्चन है, कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। 30 30 30 का लगाया, कॉमन कैपेसिटेंस कितना है? 30। कैट हो लगाए हैं
20 ठो। 30/20 0 0 वैसे ही कैंसिल हो गया, 3/2 बचा, 3/2 यानी क्या 1.5 1.5 है ना, 1.5 आ गया कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक कहाँ पे काम करेगा, जब कैपेसिटर सेम वैल्यू के हों और एक से ज़्यादा लगे हों सीरीज में, तो आप डायरेक्ट इससे जवाब दे सकते हैं, दे सकते हो कि नहीं, पक्का। हाँ, लेकिन जब कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग आएगी, 2 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 2 से ज़्यादा अगर आया तो फिर आपको इसी फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट सिर्फ 2 में काम करेगा, और ये सिर्फ कब काम करेगा, जब सेम कैपेसिटेंस की कैपेसिटर्स लगेंगी। याद रहेगा, 2 से ज़्यादा लगेगा तो आपको इसी से बनाना पड़ेगा। तरीका याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगली चीज़ देखिए, सीरीज कनेक्शन करने में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट की वैल्यू उससे भी छोटी आती है, समझे। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस छोटा तो होता है, लेकिन कितना छोटा होता है, तो आंसर है आपके कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट। नहीं समझे, समझे। जैसे देखो, एक मैंने लगाया 1000 का, एक मैंने लगाया 1 का, 1000 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। बताइए जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, 1, तो इक्विवेलेंट 1 से भी छोटा आएगा, छोटे से भी छोटा आता है इक्विवेलेंट। निकाल के देखिए भला, 1000 × 1, 1000 हुआ, डिवाइडेड बाय 1000 + 1, 1001। ठीक है, तो 1000 को जब आप 1001 से डिवाइड करोगे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, छोटा नंबर जब भी बड़े नंबर से डिवाइड होता है 0 पॉइंट कुछ आता है, 1 से छोटा आएगा। समझे बात या नहीं समझे। तो हमेशा कैपेसिटेंस छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है कि नहीं, इसको नोट कीजिए। कैसे लिखोगे इसको, इन सीरीज equivalent capacitance will always have lesser value than smaller capacitance। समझ रहे हो, मीनिंग समझ में आ रहा है। इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल ऑलवेज हैव लेसर वैल्यू, किससे, देन स्मॉलर कैपेसिटेंस विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज। जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगा होगा सीरीज में, इक्विवेलेंट की वैल्यू उस छोटे से भी छोटा आएगा। ठीक है, याद रहेगा, पक्का। हाँ, तो उम्मीद है ये आप बना लेंगे। बन जाएगा या नहीं बनेगा। आप इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो देखिए क्या चीज़ सेम रहती है, चार्ज। क्या डिवाइड होता है, V1 V2 V3, बस यही पूछेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो वो बताएगा क्वेश्चन में आपको। C1 C2 C3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी। तो फिर अननोन क्या बचा, V1 V2 V3। बताइए इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, V1 V2 V3 पूछेगा। और V1 V2 V3 निकालने के लिए क्या चाहिए, Q/C1। C1 तो गिवन रहेगा, क्या चाहिए, Q, टोटल Q। तो टोटल Q कैसे निकलेगा, टोटल Q निकालने के लिए टोटल V चाहिए, टोटल C चाहिए, क्योंकि Q का फॉर्मूला तो हमारा यही है भैया, ये C × V। तो यहाँ पे एक चीज़ और बनाइए, टोटल चार्ज। ठीक है, नोट कीजिए, ये मिटाऊँ मैं इसको नीचे का, ठीक है। हाँ, लिखिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q कैसे निकलेगा, दिस इज C × V। तो मैं यही तो बात कर रहा था स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन बनाने से पहले, कि हमको जब पूछा जाएगा टोटल चार्ज बताओ कितना स्टोर हुआ, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला तो एक ही ठो है ना, उसमें एक ही ठो C आता है, और हमने क्या ठो लगा रखा है, 3 ठो। इसलिए मैं कौन से C की वैल्यू रखूं, आंसर है इक्विवेलेंट की, इसलिए ये कौन सा होगा, हाँ C इक्विवेलेंट। और ये वोल्टेज तो आपको बैटरी देखने से मिल जाएगा, ये तो बैटरी से पता चल जाएगा कितना है। तो सिर्फ क्या चाहिए, टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो जब आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू पता होगी, तब आप टोटल चार्ज कितना बैटरी ने भेजा है या कितना स्टोर है कैपेसिटर में वो निकालेंगे। और जब आपको Q पता रहेगा, तब आप क्या निकाल सकते हैं, V1 V2 और इससे V3। ठीक है, तो V1 V2 V3 निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज तो तब निकलेगा ना जब ये रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना चार्ज आएगा। तो ये निकालने के लिए क्या चाहिए,
सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया तो आप क्या निकालोगे? टोटल चार्ज। वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, डायरेक्ट टोटल चार्ज मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? समझ रहे सिचुएशन? तो इसका स्टेप लिखो न्यूमेरिकल के लिए कैसे काम करना है। लिखिए स्टेप्स फॉर न्यूमेरिकल। स्टेप्स फॉर न्यूमेरिकल, आगे हम क्वेश्चंस बनाएंगे बाद में, अभी आप स्टेप समझ लो। स्टेप्स फॉर न्यूमेरिकल। नंबर 1, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? हाँ, ये सीरीज की बात हो रही है ना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट क्या? सी इक्विवेलेंट, सबसे पहला काम। और ये कैसे निकलेगा? 2 से ज्यादा है तो इस फॉर्मूले से, 2 कैपेसिटर हैं तो इस फॉर्मूले से, सेम कैपेसिटेंस है तो इस फॉर्मूले से, कोई भी लगा के निकाल लोगे, बनेगा प्रभु, बोलिए। ठीक, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या? पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। समझ गए? V1, V2, V3। और ये कैसे निकलेगा? ऐसे, V1 इज Q1 अपॉन C1, V2 इज Q अपॉन C2 और V3 Q अपॉन C3। बोलिए, समझ आया तरीका? तो लास्ट में ये निकालने के लिए आपसे पूछेगा, तो उसका क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा सीरीज के लिए? पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, या बाकी के बता देगा, बोलेगा एक के अक्रॉस बताओ। तो अगर बाकी का बता दिया वोल्टेज तो आप बिना कैलकुलेशन के वोल्टेज निकाल सकते हो। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भैया ये तीनों मिला करके किसके बराबर होंगे? अब ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने की? 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ आपको हमने बता दिया ये 4 वोल्ट है, यहाँ हमने बता दिया ये 6 वोल्ट है, तो ये कितने वोल्ट का होगा? 2 वोल्ट। वैसे ही निकल जाएगा अगर उसने अलग अलग पोटेंशियल बताया तो। और जब पोटेंशियल नहीं बताएगा तो आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। समझे कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन बनाइए, लिखिए एक क्वेश्चन। ए 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, ए 9 वोल्ट बैटरी, a 9 volt battery is connected with 3 capacitor of 2 microfarad each. 3 capacitor of 2 microfarad each, ठीक है, in series. Calculate, full stop, calculate potential across each capacitor. Calculate potential across each capacitor. हो गया? हो गया? बनाइए, ओरल क्वेश्चन है, सोचना नहीं है उसमें कुछ। आया? नहीं आया? बहुत देर कर दिए, ये देर हो गया ना। ओरल जवाब दे सकते थे आप इसको। देखिए कितना कितना कैपेसिटेंस बोला है मैंने? 2 माइक्रोफैराड। कितने लगे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 अपॉन 3 इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डायरेक्ट हुआ? नहीं हुआ। ठीक, टोटल कैपेसिटेंस कितना बताया आपने? 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कीजिए, कितना आया? 9। 2 अपॉन 3 इंटू 9, 3 नीचे 9 ऊपर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, चार्ज कितना आ गया? 6 कूलम का। हुआ? अब आपको चार्ज पता है, बताइए V1 V2 V3 कितना आएगा? 6 अपॉन C1 कितना? 2, 6 अपॉन 2, 3 वोल्ट, 6 अपॉन 2, चार्ज तो वही रहेगा ना, हर जगह सेम रहता है सीरीज में, और मैंने कैपेसिटेंस भी सेम दिया है 2 2 2, तो 6 अपॉन कितना? 2, 3, 6 अपॉन 2, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, कितने वोल्ट हो गए? 9 वोल्ट। ओरल क्वेश्चन है ये, कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप एक कैलकुलेट करके बताइए,
तीनों कैपेसिटर मान लीजिए 2 की जगह 1 2 3 लिख लीजिए, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। हाँ आप बताइए, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? करिए भला। या थोड़ा और चेंज कर लो, 2 3 5 ले लो, 1 में दिक्कत हो रहा है, 2 3 5 ले लो। ये कितना दे दिया मैंने आपको? 2, ये दे दिया 3, ये दे दिया 5, माइक्रोफेराड में है सब। और वोल्टेज को 9 ही रखो, 9 वोल्ट बैटरी। निकालिए V1 V2 V3 बताइए। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट 30। हाँ जी ठीक है, 1/2, 1/3, 1/5, 15 दूनी 30, 30 और ये 5 4 30 आ रहा है। 30 तो एलसीएम आया ना। 15 + 10 + 6 कितना हो गया? ये 25 और 6 31, 31/30 हुआ ना। तो आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 30/31। ये आएगा ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 30/31। नहीं समझे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 30/31। ठीक है। हाँ अब आप चार्ज कैसे निकालोगे? वोल्टेज मल्टीप्लाई कीजिए, 99, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, 270/31। आने दो, मैंने ऐसे रफ फिगर दिया है, आने दीजिए ना, जैसा भी आता है आने दीजिए। ये क्या आ गया? चार्ज, इतना कूलम। जब आपके पास चार्ज आ गया तो C1 C2 C3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? V1 V2 V3। C1 कितना था? 2, तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 270 डिवाइडेड बाय 2, ये है ना, तो ये कट जाएगा 135/31। दिस इज V1। ऐसे ही आएगा रैंडमली, आने दीजिए ना। इसी तरह से V2 V3 निकाल लीजिए, बन जाएगा। ये ऐसे मैंने एक रफ क्वेश्चन दिया है, मेथड समझ गया क्या करना है? सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके बाद टोटल चार्ज, उसके बाद V1 V2 V3 Q/C1 C2 करके। ठीक है जी। तो ठीक है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, उसके वेरिएशंस हुए, उस पर एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद हम लोग अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके वेरिएशंस। और हाँ, हम लोग कॉम्बिनेशन 2 तरह से नहीं करते, 3 तरह से करते हैं। एक तो हमारा सीरीज और पैरेलल हो गया, और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, एक से ज़्यादा। ठीक है। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऐसे पका पकाया नहीं देगा कि सीरीज में जोड़ दो पैरेलल में जोड़ दो, आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बना के देगा और उसका आपको निकालना रहेगा सारा चीज़। तो वो हम बनाएंगे लास्ट में। ये हो गया, इसके बाद हम लोग पैरेलल डिस्कस करेंगे। नोट कर लें।